Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. तो जैसे कि बच्चे आप जानते हैं हम डील कर रहे हैं विद द टॉपिक कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बेसिक्स हम लोग ने सीख लिया, हम लोग ने ये भी सीख लिया कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अलग अलग शेप्स के लिए ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी अलग अलग होता है। दैट इज, अगर मान लीजिए आपके सामने एक स्फीयर है, स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती है वो अलग होती है, उसके अंदर अलग होती है, उसके बाहर भी अलग होती है। चलो स्फीयर की जगह पे आप, स्फीयर में भी दो टाइप होती है, हॉलो स्फीयर होती है, सॉलिड स्फीयर होती है। अब उसके जगह पे आप रॉड कंसिडर करो, प्लेट कंसिडर करो, पॉइंट कंसिडर करो, हर एक चीजों का ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग होती है, मतलब उसके वजह से जो होती है। सो डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ सोर्स मास ऑल्सो, ऑब्वियसली पोजिशन की वजह से तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी चेंज होती ही है, उसके अलावा शेप ऑफ द सोर्स मास की वजह से भी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का वैल्यू चेंज होती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्फीयर में भी हॉलो स्फीयर की वजह से पहले हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितना होता है, फिर सीखेंगे सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितना होता है। प्लीज पे अटेंशन। सो माय डियर चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डील विद द hollow sphere. Now speaking about hollow sphere, okay? So gravitational intensity due to the hollow sphere कितना होता है, ध्यान से सुन लेना यहाँ पर। अब ये रहा आपका hollow sphere, इसमें हम लोग 3 पॉइंट्स देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये उसका सेंटर है, ये उसका रेडियस है। सेंटर पॉइंट को C बोलूंगा, अंदर वाले कोई भी रैंडम पॉइंट को B बोलूंगा, या फिर B बोलो, या फिर इनसाइड पॉइंट, इनसाइड को मैं I बोल देता हूँ। एंड बाहर का जो पॉइंट रहेगा, यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल आर के टर्म्स में डिनोट कर देता हूं। एंड बाहर का जो भी स्पॉट रहेगा, चलो यहां पर पकड़ लेता हूं बाहर का स्पॉट, इस आई को मैं यहां पर लिख लेता हूं। बाहर का जो स्पॉट रहेगा उसको मैं ओ बोल देता हूं, एंड इधर से इधर तक के डिस्टेंस को भी स्मॉल आर से डिनोट कर लेता हूँ। लाइक स्मॉल आर विल बी एनी रैंडम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस वाला जो पॉइंट है उसको मैं सर्कमफ्रेंस मतलब सरफेस मतलब एस करके बोल देता हूँ। तो आप चाहिए तो आप अंदर वाले को आर आई के नाम से डिनोट कर सकते हैं, बाहर वाले को आर ओ के नाम से डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं जनरली क्या करता हूँ, अंदर हो या बाहर, स्फीयर के सर्फेस पे होगा तो कैपिटल आर का रेडियस पकड़ता हूँ, उसके अलावा कहीं पर भी होगा तो स्मॉल आर पकड़ लेता हूँ, स्मॉल आर वेरिएबल बोल के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। एनीवे, वन बाय वन। सबसे पहली बात, अगर हमारा जो पॉइंट है, चलो कंसिडर करते हैं बाहर, तो पहले मैं कंसिडर करूंगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आई आउटसाइड द स्फीयर। ओके, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आई आउटसाइड द स्फीयर कितना होता है ये हमें देखना है। आउटसाइड द स्फीयर जो होती है इंटेंसिटी सी, अक्सर मैं बोलता हूं कि भाई अगर बाहर से अगर आप देखेंगे, बाहर से इसको देखेंगे तो ये जो पॉइंट होती है, ये पॉइंट अपने सेंटर से यूनिफॉर्मली हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो हम सेंटर ऑफ मास वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां से देखो, यहां से देखो, कहीं से भी देखो, ये जो स्फीयर होता है वो अगर दूर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, वो एक छोटा सा पॉइंट जैसा दिखाई देगा। तो बेसिकली जो भी स्फीयर होती है, अगर आप बहुत दूर से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जो स्फीयर है ना, छोटा सा एक पॉइंट जैसे दिखाई देगा। तो दैट मींस हम जो स्फीयर है उसको पॉइंट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। सो व्हाइल वी आर लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, वी कंसीडर द स्फीयर टू बी अ पॉइंट मास। ओके, फ्रॉम आउटसाइड द स्फीयर is considered as a point mass। एक पॉइंट मास की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। अब पॉइंट मास है तो आप जानते ही हैं, तो इंटेंसिटी आउटसाइड जो होती है, बाहर से अगर देखेंगे तो इसको सिर्फ एक पॉइंट मास कंसिडर करना, ये शेप भूल जाओ। तो ये पॉइंट मास की वजह से इंटेंसिटी जो होती है दैट इज बेसिकली जी एम अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये होगा एक्सप्रेशन एट एनी पॉइंट आउटसाइड द हॉलो स्फीयर। अब चलो आउटसाइड से फॉर्मूला कितना है ये तो पता चल गया, अभी चलो इनसाइड देख लेते हैं, या फिर इनसाइड नहीं, उसके पहले सरफेस का देख लेते हैं एक बार। एट द सरफेस के टाइम पे आपको ये स्मॉल आर का वैल्यू जो है ना, स्मॉल आर का वैल्यू इतना बड़ा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, कैपिटल आर से इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इन दिस केस। ओके, तो ये जो सेम फॉर्मूला आपको सेम यूज करना है, इंटेंसिटी एट द सरफेस विल बी इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, नाउ इनसाइड बात करते हैं। इनसाइड द हॉलो स्फीयर, इनसाइड द हॉलो स्फीयर क्या होता है, चलो यहां पर ये एक पॉइंट कंसिडर किया है हम लोग ने, ये रहा भाई अंदर का एक पॉइंट, ये सेंटर है,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉलर है। अब यहाँ पर इस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो इसके ऊपर वाले मासेस उसको इस तरफ ऊपर की तरफ खींचते हैं और इसके नीचे वाले मासेस उसको नीचे की तरफ खींचते हैं। ऊपर वाले मासेस ऊपर की तरफ खींचते हैं, नीचे के वाले मासेस नीचे की तरफ खींचते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना बच्चे लोग, जब भी आपके सामने हॉलो शेप होता है, भले कोई भी शेप हो, एनी शेप यू कंसिडर, स्फीयर हो या कुछ भी हो, इट इज ऑब्जर्व्ड कि उसको ऊपर से जितना अट्रैक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन से जितना अट्रैक्शन मिलता है दूसरे डायरेक्शन से एग्जैक्टली उतना ही अट्रैक्शन मिलता है। आप बोलोगे सर जी आपको नहीं लगता ऊपर कम मास है और नीचे ज्यादा मास है, तो ऊपर कम मास रहेगा तो ऊपर का अट्रैक्शन कम होना चाहिए और नीचे ज्यादा मास है तो ज्यादा अट्रैक्शन होना चाहिए ना भाई। आप ऐसा क्या बोल रहे हैं सर जी? बच्चे ध्यान से सुन लेना, नीचे ज्यादा मास है मानता हूं मैं, अब ऊपर जितना मास है ना उतना ही मास अगर मैं नीचे से ऐसे काट के देखूं तो ये मास ने जितना खींचा ये मास उतना ही खींचेगा नीचे की तरफ। आपने एकदम सही बोला। और आप बोलने की कोशिश करो नीचे इसके अलावा ये दो मासेस भी वो भी उसको नीचे की तरफ खींचेंगे, वहां पर आपने गलत बोल दिया भाई। ये जो मास है ना उसको राइट हैंड साइड की तरफ खींचेगा, ये जो मास है उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खींचेगा। बेसिकली ये दोनों मास सेम होने की वजह से राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है ना, राइट लेफ्ट का जो भी शेप है, जो भी मास है, जो भी फोर्स है वो कैंसिल हो जाएगा एंड इसको ऊपर की तरफ जो मास खींच रही है उतना ही मास जब नीचे की तरफ भी खींचती है तो दोनों क्या होती है, सेम वैल्यू से खींचते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? एंड हाँ ऑब्वियसली पूरी तरह से कैंसिल नहीं होती है, वो डिस्टेंस फैक्टर की वजह से थोड़ा बैलेंस हो जाता है। सो इन शॉर्ट आप ये चीज समझ लीजिए, एवरी टाइम व्हेन यू कंसिडर इंटेंसिटी, व्हेन यू कंसिडर द इंटेंसिटी, अब हमेशा एक चीज समझ लीजिए, हॉलो कोई भी शेप हो उसके अंदर हमेशा ही इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। सो घूम फिर के इंटेंसिटी इनसाइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। अब वो सेंटर में हो या कहीं पर भी हो, अंदर है मतलब जीरो है। That's it. So this is the intensity of a hollow sphere. Outside का intensity, surface का intensity and inside का intensity मैंने लिख लिया है। Please my dear children pause the video and make a note of it. So my dear children आगे सीखते हैं, अभी सीखेंगे solid sphere के बारे में। कंसिडर करते हैं आपके सामने एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर की भी आउटसाइड कितना इंटेंसिटी देखना है, सरफेस पे कितना इंटेंसिटी देखना है, इनसाइड कितना इंटेंसिटी देखना ऑब्वियसली, और उसके अलावा सेंटर में भी देख सकते हैं हम लोग। पिछली बार तो इनसाइड में जीरो था, मतलब सेंटर में भी जीरो ही था। इस बार क्या है, इंटेंसिटी आउटसाइड। अभी बाहर से अगर देखेंगे, मान लीजिए ये आपका स्फीयर है, ओके, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए दिस इज योर स्फीयर। अब इसको जब आप बाहर से देखेंगे आपको समझ में आ रहा है वो हॉलो है या सॉलिड है? नहीं समझ में आ रहा ना, बाहर से तो एक जैसे दिखता है ना। हाँ अंदर की तरफ देखेंगे तब जाके पता चलेगा कि भाई वो हॉलो है या सॉलिड है। बाहर से देखेंगे तो और सरफेस से देखेंगे तो भी सेम दिखाई देता है। दैट मींस सेम इफेक्ट होगा बाहर से देखते वक्त, हॉलो के लिए एज वेल एज सॉलिड के लिए। मतलब हॉलो के बाहर अगर ये फॉर्मूला यूज किया जाता है तो सॉलिड स्फीयर के लिए भी बाहर से इंटेंसिटी इतना ही होता है। सॉलिड स्फीयर के बाहर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी विल बी gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस। ओके, अब यहां पर ऑन द सरफेस की अगर बात करें, सरफेस में भी सेम फॉर्मूला यूज किया जाएगा gm अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, अभी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर का इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुन लेना यहां पर। अब ये जो इंटेंसिटी है, मतलब ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है, ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है, इसके अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालना है, जैसे कि आप जानते हैं। ये रहा अपना सेंटर से यहां तक कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा। चलो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट को पकड़ के मैं इमेजिनरी एक स्फीयर बना लेता हूं। याद है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम लोग ने कैसे प्रूव किया था? हम लोग ने ये प्रूव किया था कि भाई अब क्या होता है, इट्स लाइक हम लोग ने वहां पर प्रूव करने का एक टेक्निक अलग था। वहां पर एक अंदर वाला स्फीयर लिया, बाहर वाला स्फीयर लिया। हम लोग ने बोला अंदर वाले स्फीयर की वजह से जितना भी इंटेंसिटी होता है उतना ही होता है, बाहर वाले स्फीयर की वजह से कोई इंटेंसिटी नहीं होता है। अब इस बार मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई बाहर वाले स्फीयर की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इफेक्ट क्यों नहीं होता है। बेसिकली इसको मैं तोड़ रहा हूं दो अलग अलग स्फीयर्स में। एक स्फीयर क्या रहेगा, चलो यहां पर मैं इसको दो अलग अलग स्फीयर्स में तोड़ रहा हूं। सो दिस इज वन स्फीयर। सो यहां पर ये पर्टिकुलर मास रहेगा यहां पर, जैसे कि आप जानते हैं। एंड उसके अलावा ये अंदर वाला जो मैंने बाहर निकाल दिया, ये रहा ये पर्टिकुलर मास। सो बेसिकली पूरे के पूरे स्फीयर को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया। एक रहेगा बाहर का हॉलो स्फीयर जिसके अंदर का इंटेंसिटी हमें पता करना है, एक रहेगा अंदर का सॉलिड स्फीयर जिसके सरफेस का इंटेंसिटी हमें पता करना है। ध्यान से सुन लेना, ओके। सो एक रहेगा अंदर का हॉलो स्फीयर जिसका सरफेस का इंटेंसिटी पता करना है, एक रहेगा बाहर का हॉलो स्फीयर जिसके अंदर का इंटेंसिटी पता करना है। ध्यान से सुन लेना यहाँ पर। अब यहाँ पर
ये जो हॉलोस्फीयर है, जैसे कि आप जानते हैं हॉलोस्फीयर के अंदर कोई भी फील्ड नहीं होता, जस्ट अभी अभी सीखा है। सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन जो भी फील्ड होगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट फील्ड को मैं I1 बोल देता हूँ, वो फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगा भाई, 0 रहेगा। अब यहाँ पर इसकी वजह से ये तो है सॉलिड स्फीयर जिसके बाहर एक पॉइंट है जहां पर फील्ड निकालना है, तो बेसिकली सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर में डायरेक्टली ये फॉर्मूला लग जाएगा। सो यहाँ पर ये जो I2 है, ओके I2, इसकी वजह से जो भी इंटेंसिटी होगा इसको मैं I2 बुलाता हूँ। और I2 का कैलकुलेशन कैसे करेंगे यहाँ पर मैं साइड में बता देता हूँ। आप चाहिए तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा जगह क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ओके। सो व्हाट आई एम गोना डू, हियर इज माय स्मॉल स्फीयर जिसके बाहर मुझे इंटेंसिटी पता करना, दैट इंटेंसिटी विल बी कॉल्ड एज I2। आप बोलोगे यार सर जी आप इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, I2 डायरेक्टली आप लिख लो ना भाई, I2 इज नथिंग बट GM अपॉन R स्क्वायर। लेकिन GM अपॉन कौन सा R, यहां से यहां तक का R स्मॉल r, तो GM अपॉन स्मॉल R स्क्वायर, कुछ बड़ी बात नहीं है सर। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये जो M है ना, ये M यहाँ पर जो कंसिडर किया इट वॉज द टोटल मास, बट यहाँ पर हमें टोटल मास नहीं, सिर्फ अंदर वाला मास चाहिए हमें, दैट्स द कैच। इसको मैं M डैश बुलाऊंगा। सो सिर्फ अंदर वाला मास चाहिए, तो अंदर वाले मास के बेसिस में फॉर्मूला लिखना इज नॉट फेयर इनफ। तो मैं क्या करूंगा, इसको अंदर वाले मास को मैं थोड़ा तोड़ता हूं, तो बेसिकली टोटल इंटेंसिटी इनसाइड, सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड में जो इंटेंसिटी है आई जिसको मैं बुलाऊंगा, ओके, इनसाइड में इंटेंसिटी इनसाइड कैन बी रिटन एज I1 प्लस I2, जिसमें से I1 का वैल्यू 0 है, प्लस I2 की जगह पे मैं लिखूंगा GM डैश अपॉन R स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, G इंस्टेड ऑफ M डैश व्हाट आई कैन राइट इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ V डैश अपॉन R स्क्वायर। नाउ G डेंसिटी की जगह पे लिखूंगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज नथिंग बट 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब एंड अपॉन ये स्मॉल r स्क्वायर होगा, ओके, मल्टीप्लाइड बाई V डैश के जगह पे लिखूंगा मैं 4/3 पाई, ये V डैश का है स्मॉल r क्यूब, इतना मैं लिख लूंगा यहाँ पर, स्मॉल r क्यूब जैसे लिख लूंगा, ओके। सो दिस r स्क्वायर और ये r क्यूब में से कैंसिलेशन होएगा, एक r ऊपर बचेगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली मेरा जो एक्सप्रेशन इंटेंसिटी इनसाइड रहेगा दैट विल बी GM अपॉन r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r, दिस विल बी माई एक्सप्रेशन। I believe I am clear. So outside and surface का सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ इनसाइड में छोटा सा एक डिफरेंस रहेगा। ये रहा आपके सामने, मैंने जो प्रूफ दिखा ये काफी सिंपल सा प्रूफ है, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ्स अवेलेबल है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रूफ्स होते हैं, बट हमारे लिए एंट्रेंस लेवल अगर सीखेंगे तो ये सिंपल सा प्रूफ का जानकारी रखना काफी हो जाएगा हमारे लिए। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। So my dear children, let's try to summarize whatever we have learned till now. अब यहाँ पर हम लोग ने दो सिचुएशन सीखे हैं। सबसे पहली बात, ये जो भी हम सीखने वाले हैं that is all about gravitational field intensity, ओके, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगराइजेशन हो सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर शेप्स लिखेंगे, जो भी शेप है उसके लिए, ओके। यहाँ पर पोजीशन ऑफ पॉइंट लिखेंगे, दैट इज आउटसाइड क्या होती है इंटेंसिटी, सरफेस में कितना होती है, इनसाइड कितना होता है, ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंटर में कितना होता है, ओके। चलो इतना लिख लेते हैं। शेप, सबसे पहला शेप कौन सा है भाई, हॉलोस्फीयर। सो हॉलोस्फीयर में आउटसाइड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है GM अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसमें से एक बात तो क्लियर हो जाती है। सो I इज इक्वल टू GM अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिखूंगा देयरफॉर आई कैन से I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इंटेंसिटी कम हो जाएगा, है कि नहीं। सरफेस पे I का वैल्यू विल बी GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट, सरफेस पे हर जगह रेडियस का वैल्यू सेम ही होगा, मास भी सेम ही होगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ चेंज होगा दिखाई नहीं दे रहा है, इसी वजह से सरफेस पे हर जगह ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आउटसाइड में हर जगह कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं। आप मास सेम रखोगे, रेडियस भी सेम रखोगे, लेकिन डिस्टेंस जितना आप चेंज करोगे, अलग अलग पोजिशन पर पकड़ेंगे, उसके हिसाब से इंटेंसिटी चेंज होती है। तो इसलिए इसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं। अब इनसाइड की अगर बात करें तो इनसाइड इंटेंसिटी जो होती है 0 होती है,
सेंटर पे भी इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। अब इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। सो इट्स लाइक जो हमारा स्फीयर है, ये स्फीयर ही बना देता हूं यहां पर। नहीं तो फिर चलो ग्राफ से भी हो जाएगा आपका। ये सेंटर है, ये डिस्टेंस होगा, ये होगा इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। अब r जब 0 होती है दैट मींस बॉडी के मतलब स्फीयर के सेंटर पे होगा। ये रहा अपना, चलो डॉटेड लाइन से बना देता हूं, ये अपना स्फीयर है। ओके, ये अपना स्फीयर है। तो स्फीयर के सेंटर से जब सरफेस तक जाता है तो उस टाइम पर इंटेंसिटी सेंटर से लेकर इनसाइड हर जगह कितना होता है, 0 होता है। सो इंटेंसिटी 0 इनिशियली, कहां तक, जब तक r नहीं पहुंचता है। जैसे ही r पहुंच जाएगा वैसे ही इंटेंसिटी सरफेस पे आ जाएगा, वैसे ही इंटेंसिटी हो जाएगा gm/r²। तो जैसे ही सरफेस पहुंच जाएगा वैसे ही इंटेंसिटी चढ़ जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक चढ़ जाएगा, इमीडिएटली चढ़ जाएगा। ये वैल्यू कितना है भाई, ये वैल्यू हो जाएगा gm/r²। ओके, देन उसके आगे क्या होगा, आउटसाइड जैसे जाएंगे वैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रेशो के साथ आगे बढ़ जाएगा। दैट मींस आउटसाइड जैसे जाएंगे वैसे ऐसा आगे बढ़ता ही जाएगा। एम आई क्लियर? ये था ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी इनसाइड अ होलोस्फीयर। अब होलोस्फीयर का होने के बाद नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे सॉलिड स्फीयर के लिए। ये जस्ट ऐसा पार्टीशन कर देता हूं, ये सेम चीजें मैं रिपीट करता हूं सॉलिड स्फीयर के लिए। ओके, सो सॉलिड स्फीयर, सो सॉलिड स्फीयर में आउटसाइड का इंटेंसिटी कितना होता है, gm/r² होता है। दैट इज नथिंग बट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सरफेस का इंटेंसिटी भी सेम होता है, gm/R² होता है। दैट मींस इंटेंसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस। एंड इनसाइड का इंटेंसिटी होता है gm/r³ मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r होती है। इसमें ये सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं। आई कैन से दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। एंड सेंटर में कितना होगा, स्मॉल r के जगह पे आपको क्या डालना है, 0 डालना है। तो सेंटर में वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा इंटेंसिटी। ओके, अब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। इसी को नीचे मैं प्लॉट कर देता हूं। ओके, यही ग्राफ के मतलब यही बेसिस पे बना देता हूं। दिस इज माय ये अपना इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है। ओके, ये अपना इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है। यहां पर 0 मतलब r का वैल्यू जब 0 रहेगा, r का वैल्यू जब कैपिटल रहेगा, ये सेंटर रहेगा, ये सरफेस रहेगा, यहां से यहां तक इनसाइड रहेगा, यहां से यहां तक आउटसाइड रहेगा। सो दिस विल बी इनसाइड एंड दिस विल बी आउटसाइड। ओके, ओवर हियर आल्सो दिस विल बी इनसाइड एंड दिस विल बी आउटसाइड। ओके, एनीवे, सो इनसाइड सेंटर पे कितना इंटेंसिटी है, 0। ग्राफ हमारा स्टार्ट होगा 0 से। फिर इनसाइड क्या, इनसाइड का क्या स्टोरी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। मतलब इंटेंसिटी जो होती है जैसा r बढ़ाएंगे वैसे इंटेंसिटी बढ़ता ही जाएगा, लाइक दिस, ऐसा बढ़ता जाएगा। कहां तक बढ़ेगा, जब तक वो सरफेस पे नहीं पहुंचा। सरफेस पे कितना होता है, gm/R² होती है। सो gm/R² बढ़े r² तक बढ़ेगा। उसके आगे क्या होगा, आउटसाइड चला जाएगा। आउटसाइड में क्या होता है, gm/r², दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² का रेशियो मेंटेन करता है। दैट मींस द ग्राफ विल गो like this. So this is the graphical representation of intensity inside, outside, on the surface of a hollow sphere, and similar same concept for the solid sphere. I believe this is very clear, my dear children. Please pause the video and make a note of it. So I believe सभी लोगों ने लिख लिया है। ये वीडियो काफी फ्रूटफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन टेक केयर, दिस इज जितिन सर, बाय बाय।